आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं योरुची सुजिकोनी के बारे में, जो कि सब में पावरफुल डीमन स्लेयर है और सब में पहला ब्रीदिंग स्टाइल यूजर भी। ये स्टोरी में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहना। तो ये कहानी है सन गोकू एरा की, जब एक औरत जिसका नाम अकेनु सुजिकोनी है, तो उसको 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से छोटा वाला जो कि योरुची होता है, उसके सर पर जो है एक मार्क होता है और उसके पिता को लगता है कि ये एक अपशगुन है। और वहाँ पर सब लोग डिसाइड करते हैं कि योरुची को वहाँ पर ही मार दिया जाए, लेकिन योरुची की माँ जो है वहाँ पर सबका विरोध करती है। इस वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि योरुची जब 10 साल का होगा तो उसको टेम्पल में भेज दिया जाएगा एक पुजारी बनने के लिए, और दूसरी तरफ मिचिकात्सु को जो है समुराई बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस वजह से ये दोनों एक घर में रहने के बावजूद भी इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बहुत अलग थी। एक तरफ मिचिकात्सु जिसको रहने के लिए बड़ा सा घर और खाने पीने की भी कोई भी टेंशन नहीं थी, और दूसरी तरफ योरुची बेचारे को ना ढंग का खाना मिलता और ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े, और रहने के लिए भी एक छोटा सा अलमारी जितना कमरा था। मगर योरुची को ये सब चीज की परवाह नहीं थी। और अभी जब योरुची 2 साल का था तो उसके पिता उसको बोलते हैं कि तुम्हारा पैदा होना ही बदनसीबी है और तुम पैदा ही नहीं होते तो बहुत अच्छा होता। और ये सब सुनकर 2 साल का योरुची अंदर से ही टूट जाता है, और उसके बाद से उसने कभी ही बात नहीं की। और अभी योरुची की माँ और सबको लगने लगा था कि योरुची जो है बहरा है, इस वजह से वो सुन या बोल नहीं सकता। इस वजह से योरुची की माँ उसको हानुफादा इयररिंग्स बना के देती थी। बेसिकली ये इयररिंग्स जो है सन गॉड को दर्शाती थी, ताकि योरुची जो है सुन या बोल सके। और योरुची हमेशा अपने माँ के दाहिने तरफ चिपक के रहते थे। और अभी मिचिकात्सु को योरुची की हालत देख के बहुत दया आने लगी थी। इस वजह से मिचिकात्सु जो है योरुची के लिए एक छोटी सी बांसुरी बना के देता है और बोलता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम इसको बजाना, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। क्योंकि घर वाले लोग उन दोनों को मिलने नहीं देते थे। जब योरुची जो है 7 साल के होते हैं, तब पहली बार मिचिकात्सु ने पहली बार योरुची को हंसते हुए और बात करते हुए देखा, जब वो समुराई बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। और मिचिकात्सु जो है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनना चाहता था। और योरुची बोलते हैं कि मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बन जाऊंगा। और अभी ट्रेनर की नजर जो है योरुची पे पड़ती है, और ट्रेनर जो है योरुची के कुछ दाव पेच सिखाने के बारे में सोचता है और उसको एक बॉम्बू स्टिक दे देता है और उनके ऊपर वार करने के लिए बोलता है। और उसके बाद योरुची जो है ट्रेनर के ऊपर एक के बाद एक वार करना चालू कर देते हैं। और योरुची की स्पीड और वार इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ट्रेनर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अभी योरुची को जो है बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके वजह से एक आदमी जो है घायल हो चुका है। इस वजह से वो समुराई बनने का सपना जो है छोड़ देता है। और मिचिकात्सु भी ये सब चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद भी ट्रेनर को आज तक टच तक नहीं कर पाया था। और वो योरुची को बार बार पूछने लगता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तब योरुची उसको बताते हैं कि हमें विरोधी के मांसपेशी और खून के बहाव को देखना चाहिए, उससे हम उसकी अगली चाल का अंदाजा लगा सकते हैं। मगर मिचिकात्सु के ये सब बातें सर के ऊपर से चले जाते हैं। ये सब कमाल जो है उस मार्क का था जो योरुची के सर पे था। उस मार्क के वजह से योरुची जो है सामने वाले इंसान की बॉडी को एक स्कैन के तरह देख सकता था। सिर्फ डीमन स्लेयर मार्क वाले ही इस दुनिया को एक अलग नजर से देख सकते हैं। और अभी योरुची को एक परेशानी सताने लगी थी, और अभी योरुची को जिस चीज की टेंशन थी वो जो है सच हो जाती है। योरुची के पापा योरुची की काबिलियत देखकर डिसाइड करते हैं कि योरुची को जो है समुराई बनाया जाए, और दूसरी तरफ मिचिकात्सु को पुजारी बनने के लिए मंदिर में भेजा जाए। लेकिन अगले ही रात योरुची की माँ बीमारी के कारण दम तोड़ देती है, और अभी योरुची घर छोड़कर मंदिर जाने का फैसला करते हैं। और मंदिर जाने से पहले मिचिकात्सु से मिलते हुए जाते हैं, और मिचिकात्सु ने दी हुई बांसुरी को अपने साथ लपेट लेते हैं। और अभी योरुची जाने के बाद मिचिकात्सु जो है उनकी माँ की डायरी पढ़ते हैं। उस डायरी में उसको पता चलता है कि उसके माँ को एक बीमारी थी, और उस बीमारी के बारे में योरुची के अलावा किसको ही नहीं पता था। और मिचिकात्सु को पुजारी ना बनना पड़े, इस वजह से योरुची ने जो है घर छोड़ दिया। और ये सब पढ़ने के बाद मिचिकात्सु को योरुची से जो है जलन महसूस होने लगी। योरुची भले ही बोल के निकला था कि वो मंदिर के लिए जा रहा है, मगर वो अपनी जिंदगी आजादी से जीने के लिए निकला था। और अभी योरुची जो है घर से बहुत दूर आ चुका था, और अभी योरुची जो है यहाँ वहाँ भटक रहा होता है। तो तभी ही उसको अपने ही उम्र की एक लड़की दिखती है, और उस लड़की का नाम जो है ऊटा होता है। और योरुची उस लड़की को पूछता है कि तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। और ऊटा योरुची को बताती है कि उनका परिवार एक महामारी यानी कि एक बीमारी के कारण मर गया है। इस वजह से वो वहाँ पर टेडपोल को इकट्ठा कर रही होती है, मगर किसी कारण वो वहीं पर रुक जाती है। फिर शाम होते ही उन टेडपोल को वहीं पर छोड़ देती है। और योरुची ऊटा से पूछते हैं कि तुमने इन
इनको वापस से क्यों छोड़ दिया। तो उटा योरिची को बताती है कि इन टेडपोल्स का भी परिवार होगा, मैं इनको उन लोगों से अलग कैसे कर सकती हूँ। और योरिची बोलता है कि इन्हें छोड़ो, मैं ही तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। और उटा जो है साफ दिल की और बहुत ही ज्यादा बात करने वाली लड़की थी। और ऐसे ही इन दोनों को एक साथ रहे हुए 10 साल हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। और अभी उटा जो है 9 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर योरिची जो है एक मिडवाइफ यानी कि एक दाई को लेने के लिए जाते हैं ताकि डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए। और वो रात होने से पहले आने का वादा करके निकलते हैं। लेकिन रास्ते में योरिची को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि अपने घायल बेटे से मिलने के लिए जा रहा होता है। तो योरिची उस बूढ़े आदमी की मदद करता है उसके घायल बेटे के मिलने के लिए। और उसी चक्कर में जो है बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है और सूरज भी ढल जाता है और चांद जो है सर पर होता है। और योरिची जो है घाई घाई में घर पर पहुंच जाते हैं और उनके आंखों के सामने उनकी 9 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ की लाश पड़ी थी। किसी डीमन ने उन दोनों को गैर मौजूदगी में मार दिया और उनको इस चीज का इतना सदमा लगता है कि वो उनकी लाश को 10 दिन तक अपने सीने से लगा के रखते हैं, जब तक एक डीमन स्लेयर जो कि रेंगोकू के पूर्वज थे वो आके उनको उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कहते हैं। और ऐसे ही उनका जो है अच्छी सी लाइफ जीने का सपना जो है टूट जाता है। फिर योरिची जो है डीमन स्लेयर बनने का डिसाइड करते हैं। फिर डीमन स्लेयर कॉर्प में ज्वाइन होने के बाद योरिची जो है सन ब्रीदिंग टेक्निक को इजाद करते हैं और बाकी सब डीमन स्लेयर्स को भी सन ब्रीदिंग सिखाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी सन ब्रीदिंग टेक्निक को सीख नहीं पा रहा होता है क्योंकि बाकी लोगों के पास योरिची जैसी काबिलियत नहीं थी। और अभी योरिची जो है अपनी स्टूडेंट्स की वीकनेस को ही ताकत में बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी से ही सन ब्रीदिंग से जो है अलग अलग टेक्निक जो है इजाद होती है, जैसे कि फ्लेम, वाटर, ठंडा, रॉक और विंड, और भी 14 प्रकार की ब्रीदिंग टेक्निक्स। और अभी सभी डीमन स्लेयर्स जो कि नॉर्मल तलवार से लड़ा करते थे और अभी ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे, इस वजह से वो लोग और भी पावरफुल हो गए। और अभी दूसरी तरफ मिचिकात्सु जो कि समुराई बन चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके बच्चे भी है। और एक दिन ऐसे ही उन लोगों के कबीले के ऊपर एक डीमन जो है हमला कर देता है और कबीले में कई सारे लोग मारे जाते हैं। और डीमन मिचिकात्सु के ऊपर हमला करने वाला होता है, उतने में ही योरिची आ जाता है और उस डीमन का एक झटके में ही सर उड़ा देता है। और मिचिकात्सु योरिची को इतना पावरफुल देखकर हैरान हो जाता है और अंदर ही अंदर जलने लग जाता है। मिचिकात्सु को तो लगा था कि योरिची मंदिर नहीं पहुंचा है, इस वजह से योरिची जो है मर गया है, मगर उसके सामने सब में पावरफुल डीमन स्लेयर बन के खड़ा है। और अभी मिचिकात्सु योरिची से ज्यादा पावरफुल बनने के लिए अपना क्लैन और अपना परिवार छोड़ देता है और योरिची को देख के ही मून ब्रीदिंग टेक्निक का इजाद करता है। और अभी योरिची जो है डीमंस को मारने गया होता है, तभी उसको जो है मुजान मिलता है और मुजान का कोई इरादा नहीं था योरिची से लड़ने का। और योरिची मुजान को एक नजर में ही देख के समझ जाता है कि यही डीमन किंग है, यही डीमंस को बनाता है। और योरिची सी थ्रू द वर्ल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके देखते हैं कि मुजान के 7 दिल और 5 दिमाग है और मुजान जो है योरिची के ऊपर हमला कर देता है और योरिची समझ जाते हैं कि इसका एक बार और मैं खत्म हो जाऊंगा। और योरिची तुरंत सन ब्रीदिंग के पूरे 12 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पे 13वीं सन ब्रीदिंग फॉर्म भी अनलॉक हो जाती है। और वो वार इतना तेज होता है कि मुजान समझ ही नहीं पाता है और वो अपने आप को देखता है कि उसका हाथ, गला और वो 2 हिस्से में कटा हुआ है और वो अपने आप को रीजनरेट करने की भी कोशिश कर रहा होता है, मगर वो उस वार से खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है। और मुजान ने अपने गले को बहुत ही मुश्किल से कटे हुए हाथों से पकड़ा हुआ था। और अभी योरिची की नजर तमाये पे जाती है, वो मुजान की मदद नहीं कर रही थी और ना कि योरिची के ऊपर हमला कर रही थी। और उतने में ही मुजान जो है अपने दांतों को जोर जोर से पीसने लगता है और खुद को 1800 टुकड़ों में ब्लास्ट कर देता है। और योरिची तुरंत उन 1800 हिस्सों में से 1500 हिस्सों को काट देता है, मगर बाकी के 300 हिस्से जो है बचने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि मिलकर एक इंसानी दिमाग जितने हो जाते हैं। कहा जाए तो मुजान मरते मरते बचता है और भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके कारण तमायो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपने कर्ज के बारे में नहीं सोचती है, वो जोर से मुजान का नाम ले लेती है, लेकिन वो मरती नहीं है। इसका मतलब है कि वो मुजान के कर्ज से जो है आजाद हो जाती है और वो खुश होती है और बोलती है कि कोई तो मुजान को मार सकता है, मगर मुजान जो है अब छुप जाएगा और जब तक योरिची बूढ़ा होके मरेगा नहीं तब तक बाहर नहीं आएगा। और अभी योरिची जो है तमाये के अंदर की अच्छाई देखते हैं और उसको नहीं मारते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि तमाये वहाँ पर डीमन थी और अभी डीमन स्लेयर कॉर्प जो है योरिची के ऊपर जो है ब्लेम करती है कि कैसे तुमने मुजान को जिंदा भागने दिया, और एक डीमन जो कि तमायो थी उसको भी जिंदा छोड़ दिया। और अभी कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जिसने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया था वो जो है 25 साल से ज्यादा नहीं
नहीं जी पा रहा था और यहाँ पर मिचिकात्सु ने भी मार्क को जो है अनलॉक किया था। तो तभी मिचिकात्सु को एक डर सताने लगा कि वो भी मर जाएगा और उसको अपने भाई से ताकतवर भी होना है। तो मिचिकात्सु जो है मुजान के पास जाता है और डीमन बन जाता है और डीमन बनने के बाद उसको और भी पावर मिलेगी और वो जल्दी मरेगा भी नहीं। और डीमन बनने के बाद उसका नाम पड़ जाता है कोकुशिबो। मिचिकात्सु डीमन बनने के बाद योरिची के ऊपर एक और दाग लग गया कि उसका भाई एक डीमन है और कई सारे डीमन स्लेयर चाहते थे कि योरिची जो है खुद को मार डाले, लेकिन तभी उबुयाशी के फैमिली के जो मेन हेड थे वो कहते कि इस सभी की कोई जरूरत नहीं है और योरिची को डीमन स्लेयर कॉर्प से निकाल देते हैं। फिर योरिची जो है डीमन स्लेयर कॉर्प से निकलने के बाद वहाँ जाता है जहाँ पर पहले वो उटा के साथ रहा करता था, लेकिन वहाँ पर एक परिवार रह रहा था जो कि कमाडो फैमिली थी जो कि तानजीरो के पूर्वज थे। उसके बाद योरिची जो है सुमियोशी से मिलते हैं और अपनी लाइफ की कहानी बताते हैं और वहाँ पर एक कमाडो परिवार की बच्ची थी जो कि योरिची के पास आती है और वो उसको गोद में लेते हैं और योरिची को इतना अच्छा लगता है कि उनके आँख से आंसू निकल आ जाते हैं। फिर उन लोग जो है योरिची को जो है अच्छा खाना खिलाते हैं। योरिची को मालूम पड़ जाता है कि ये फैमिली बहुत अच्छी है और सुमियोकी की वाइफ जो है योरिची को सन ब्रीदिंग टेक्निक दिखाने के लिए जिद करती है और योरिची उनको सन ब्रीदिंग टेक्निक करके दिखा देते हैं। और अभी योरिची आखिरी बार उन लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो सुमियोशी की वाइफ फिर से उनको सन ब्रीदिंग टेक्निक करने के लिए बोलती है। इस वजह से योरिची जो है सुमियोशी को जो है ये टेक्निक सिखा देते हैं ताकि उनकी वाइफ जब चाहे ये टेक्निक देख सके और जाते समय अपने इयररिंग्स भी सुमियोशी को दे देते हैं। और आखिरी बार मिलने के बाद योरिची ने उन लोगों को एक प्यारी सी स्माइल देकर अलविदा किया। सुमियोशी योरिची को चिल्ला के बोलते हैं कि इस टेक्निक को हम मिटने नहीं देंगे, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलाते रहेंगे। और अभी ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और योरिची यहाँ पर बूढ़े हो चुके होते हैं और एक दिन उनकी मुलाकात जो है कोकुशिबो से होती है और कोकुशिबो योरिची को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने के बाद भी वो 80 साल से ज्यादा एज तक जी रहे हैं। इस वजह से मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि जो भी मार्क को अनलॉक करता है वो 25 साल से ज्यादा नहीं जीता है। और ये सब देख के कोकुशिबो और भी ज्यादा अंदर से जल जाता है कि तुम मार्क के वजह से भी नहीं मरे और तुम हमेशा ही गॉड गिफ्टेड थे। लेकिन वहाँ पर योरिची को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि वो अपने भाई को एक डीमन के रूप में देख रहे थे और योरिची तुरंत कोकुशिबो के ऊपर हमला कर देते हैं और कोकुशिबो उस वार का एक भी जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन उस हमले के बाद जो है योरिची की डेथ हो जाती है बूढ़े होने के कारण, लेकिन मरने के बाद भी वो एक लेजेंडरी पोज में खड़े थे। और अभी कोकुशिबो यहाँ पर महसूस करता है कि वो एक और हमला करते तो कोकुशिबो वहाँ पर मारा जाता और इतने बूढ़े होने के कारण भी उनकी स्पीड और ताकत में कोई भी बदलाव नहीं था और मरते मरते योरिची को भी एक लेजेंडरी डेथ मिली है। इस वजह से कोकुशिबो अंदर से पूरी तरीके से जल उठता है और वो मरे हुए योरिची के बॉडी के ऊपर हमला करता है और उस अटैक में जो है वो बांसुरी जो कि मिचिकात्सु ने बचपन में योरिची को दी थी वो टूट जाती है। ये देखकर कोकुशिबो को भी दुख होता है। कुछ भी हो ये बहुत ही सैड एंडिंग थी। और जैसे ही मुजान को पता चलता है कि योरिची मारा गया तो वो छुपी हुई जगह से बाहर निकलता है। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।